हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी पंजाब यूनिवर्सिटी के यूट्यूब चैनल। माय नेम इज गुरविंदर सिंह। हाँ जी, जैसे कि हमने वादा किया था तो आज हम अपना पहला लेक्चर लेके आ चुके हैं बीएससी केमिस्ट्री सीरीज का। तो सबसे पहला चैप्टर जो हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं दैट इज अवर एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है जी, सबने पढ़ा होता है एटॉमिक स्ट्रक्चर। हम शुरू से लेके बातें करेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर की, इस लेवल से लेके यहां तक जाने की पूरी कोशिश करेंगे और यहां से एक लॉन्ग क्वेश्चन पक्का ही आएगा। ठीक है जी, और कम से कम 2 और मैक्सिमम 3 शॉर्ट क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो आइए बिना किसी देरी के हम करते हैं अपनी वीडियो को स्टार्ट। ठीक है जी, आइए जरा। तो सबसे पहली अगर बात की जाए एटॉमिक स्ट्रक्चर, नाम से क्लियर है भैया। ठीक है जी, कि एटम की स्ट्रक्चर के बारे में हमने पढ़ना है। पर सबसे पहला क्वेश्चन हमारे दिमाग में ये आएगा कि सर हमें एटॉमिक स्ट्रक्चर को पढ़ना ही क्यों है। तो आओ बड़े ही सिंपल से शब्दों में मैं इसका आंसर देने की कोशिश करता हूं। आपने पता होगा आपको केमिस्ट्री के अंदर क्या होती है बेटा जी, केमिकल रिएक्शंस होती है। केमिकल रिएक्शंस के अंदर कौन पार्टिसिपेट करता है, मॉलिक्यूल्स करते हैं सर, बच्चा बच्चा जानता है सर। ठीक है जी, तो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो किससे बने होते हैं, एटम से बने होते हैं। जैसे एग्जांपल देखो आप देखिए यहाँ पे, ठीक है, ये रिएक्शन बच्चा बच्चा जानता है बेटा, N2+3H2 गिव्स 2 अमोनिया। ठीक है जी, तो यहाँ पे जो ये केमिकल रिएक्शन हुई इसके अंदर जो ये पार्टिसिपेट कर रहे थे इनको हमने क्या बोला, मॉलिक्यूल्स बोला सर। और ये मॉलिक्यूल किनसे बने हुए थे, नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल किससे बना हुआ है, 2 नाइट्रोजन एटम से बना हुआ है सर। इसका मतलब एक एक नाइट्रोजन क्या हो गया, एक एटम हो गया, एक एलिमेंट हो गया प्रॉपर। क्या बातें पल्ले पड़ी। तो ये हो गया एक सिंपल क्वेश्चन। सिंपल शब्दों में मैंने आंसर दे दिया आपको कि हम एटॉमिक स्ट्रक्चर को क्यों पढ़ने वाले हैं। बाकी की इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, वो आप धीरे धीरे समझोगे। ठीक है, वो आपको मैं एक्सप्लेनेशंस धीरे धीरे देता जाऊंगा। ये सिंपल शब्दों में मैंने समझा दिया कि एटम को जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है। एक रियल लाइफ एग्जांपल भी दे देता हूं आपको। मेरे हाथ में ये मार्कर दिख रहा होगा, ठीक है जी, क्या है ये, मैटर है, बिल्कुल बच्चा बच्चा जानता है। किससे बना हुआ है ये भी एटम से बना हुआ है। बहुत सारे एटम से बना हुआ है जो आपको ऐसे दिख भी नहीं रहे होंगे। क्या बातें पल्ले पड़ रही हैं। आओ जरा शुरू करते हैं। तो हर जगह ये एटम एटम का खेला हो रहा है भैया। तो ये एटम क्या है, क्या है ये एटम, ये एक स्मॉल इंडिविजिबल पार्टिकल्स होते हैं जिनको फर्दर नहीं तोड़ा जा सकता। मतलब एक मैटर की सबसे छोटी इकाई, उसी को अपन क्या बोलेंगे बेटा जी, एटम बोलेंगे। हाँ या ना। अब उसकी स्ट्रक्चर कैसी है इसको बताने के लिए कुछ मॉडल्स हैं जो आप बचपन से पढ़ते हो, थॉमसन बाबा या रदरफोर्ड बाबा या उन्हीं की चर्चा करने वाले हैं। आइए जरा शुरू कर देते हैं अपन। तो टॉपिक क्या है अपना एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर, दैट इज एटॉमिक मॉडल्स। क्या बातें पल्ले पड़ रही है, बिल्कुल पड़ रही होंगी भैया। आइए जरा, तो अगर मैं बात करूं एटॉमिक मॉडल्स की तो ये सारे एटॉमिक मॉडल्स आपने देखे होंगे। ठीक है जी, उसके पहले ये छोटी सी चीज आप देख लीजिए, जो एटम है उसके अंदर क्या होते हैं बेटा जी, कुछ पार्टिकल्स होते हैं जिनको अपन क्या बोलते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स। अब ये क्या क्या होते हैं ध्यान से सुनना जरा। सबसे पहले आपने पता होगा, आपको बचपन से पढ़ते आ रहे हो भैया, ये देखो ये सर न्यूक्लियस है, ऐसे सर इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है, एक मॉडल था उसने बताया था, पढ़ेंगे अपन। ठीक है जी, तो इसके अंदर क्या होता है कि न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं आपके, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। और इसके अराउंड कौन घूमते रहते हैं अपने, अरे बोलो भाई, कौन घूमते रहते हैं अपने, इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं। बहुत बढ़िया। आओ जरा, मैं ज्यादा बोर नहीं करूंगा आपको, ठीक है, टू दी पॉइंट बातें करेंगे। थोड़ा सा जरूरी था तो मैंने बता दिया। ठीक है, अब एटॉमिक मॉडल्स बचपन से पढ़ते आ रहे हो भैया, थॉमसन होता है, रदरफोर्ड होता है, ये दोनों बाबास को हम यहाँ पे नहीं पढ़ने वाले। मैं स्ट्रिक्टली चलूंगा पीयू के सिलेबस के अकॉर्डिंग, उसमें भी ये नहीं दे रखे। और वैसे भी बीएससी में इनके ज्यादा क्वेश्चन आते ही नहीं है लगभग। सिर्फ इनकी लिमिटेशंस देख लेना, वो 1-2 नंबर में आ सकता है। ठीक है जी, तो इनको अपन नहीं चर्चा करेंगे। अपन मान के चल रहे हैं कि आपको ये आते ही बच्चों वाली बात है। असली खेला जो होगा स्टार्ट वो होगा यहां से, दैट इज बोर्स एटॉमिक मॉडल। उसके बाद फिर अपन पहुंचेंगे इसको यूज करके, ओ माय गॉड, वेरी इंपॉर्टेंट मॉडल, दैट इज क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। अरे मजा आ जाएगा। आओ थोड़ा सा मैं क्यूरियोसिटी जगाता हूं आपके अंदर। आपने बचपन से लेके अभी तक एक नंबर्स पढ़े थे, कौन से नंबर्स, जिनको हम कुछ कुछ बोलते थे। सर क्या बोलते थे बता तो उनको हम बोलते थे बेटा जी क्वांटम, अरे बोलो, क्वांटम नंबर्स। आपके दिमाग में अक्सर ये क्वेश्चन आता था कि सर ये क्वांटम नंबर्स ऐसे कैसे आ गए, हमें ये तो बताओ, ये आते कहां से हैं। तो बेटा कहां से आएंगी, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल से आएंगी। एक नई चीज होगी। फिर
अब सवाल आता था आपके दिमाग में, देखना एक एक चीजें कनेक्ट करने वाला हूं मैं, ध्यान से सुनना जरा, कि सर हमने क्वांटम नंबर्स पढ़ लिए डिफरेंट डिफरेंट, पर इनका यूज तो हमें पता नहीं चला सर, इनका मतलब क्या था सर। आओ जरा, आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कभी ना कभी सुनी होगी, जैसे 1s2p, ऐसे 1s2 2p1 लिखते थे कि नहीं लिखते थे। तो इनके अंदर ये 1 का मतलब क्या है, अरे ये s का मतलब क्या है, ये p क्या है रे, ये सभी कौन बताएगा, क्वांटम नंबर्स। ठीक है, 1s ही पहले क्यों भरा गया, 2p बाद में क्यों भरा गया, वो हमारा अगला टॉपिक होगा, दैट इज रूल्स पढ़ेंगे हम फिलिंग के लिए। क्या बातें पल्ले पड़ रही हैं, और इसी में आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, एटॉमिक स्ट्रक्चर इतने में ही। क्या बातें पल्ले पड़ रही हैं, तो यहां से खेला ऐसे चलेगा, बोहर, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, उसके बाद क्वांटम नंबर्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड रूल्स, जिसके साथ ही हमारा ये चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाएगा। हम कब्ज वगैरह भी देखेंगे। तो आइए जरा बैक टू द टॉपिक आते हैं। ये थोड़ी सी मैंने चर्चा कर ली कि पढ़ने क्या क्या वाले हैं, ठीक है जी। आई होप आप लोगों को ये चीजें क्लियर होगी। आओ जरा, तो डालो हेडिंग फटाफट से अपनी कॉपी के ऊपर फर्स्ट मॉडल का, दैट इज बोहर्स एटॉमिक मॉडल। अब सबसे पहली बात ध्यान में रखना, जो ये बोहर्स एटॉमिक मॉडल होता है, ये सिर्फ और सिर्फ मोनो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज के लिए लगेगा जिनके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है। क्या बातें पहले पड़ गई, जैसे कि हाइड्रोजन, हीलियम प्लस, लिथियम 2 पॉजिटिव। क्या बातें पहले पड़ गई भैया। अब ये बोहर्स एटॉमिक मॉडल क्या कहता है, अरे बचपन से 9 से पढ़ते आ रहे हो, बताओ तो सही क्या कहता है ये, कि सेंटर पे सर एक पॉजिटिवली चार्ज्ड स्पीशीज होगी जिसको हम क्या बोलेंगे सर, न्यूक्लियस बोलेंगे। उसके अराउंड इलेक्ट्रॉन घूमेंगे ऐसे। क्या बातें पल्ले पड़ गई। जहां पे वो घूम रहे हैं उन चीज, उनको क्या बोल दिया हमने, ऑर्बिट्स बोल दिया। ये देखो फटाफट से, एटम कंसिस्ट ऑफ स्मॉल पॉजिटिवली चार्ज्ड न्यूक्लियस इन दी सेंटर। इलेक्ट्रॉन्स कहां पे घूम रहे हैं, इन दी फिक्स्ड सर्कुलर पाथ्स, जिनको हमने क्या बोल दिया बेटा जी, ऑर्बिट्स बोल दिया। और उन ऑर्बिट्स के फिर हमने क्या रख दिए, नाम रख दिए, हाँ या ना। जैसे कि n = 1 के लिए k, n = 2 के लिए l। ठीक है जी, ऐसी हम बातें करते रहते हैं अक्सर। क्या बातें पहले पड़ गई बेटा। अब ध्यान से सुनना जरा, अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन एक जगह से, मतलब एक सर्कुलर पाथ से एक ऑर्बिट से दूसरी ऑर्बिट में नहीं कूद रहा, तो कोई भी एनर्जी का चेंज नहीं होता। इसीलिए इन ऑर्बिट्स को स्टेशनरी ऑर्बिट्स भी कहा जाता है। क्या बातें पहले पड़ रही हैं, ठीक है जी। बहुत आराम से सुनिएगा, बहुत इजी बातें, ये बिल्कुल बेसिक पोस्टुलेट्स है, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा, आपने पहले भी पढ़े हुए हैं। जहां से खेला शुरू होगा मैं वो बताने वाला हूं। आज का आप इंट्रो की तरह ही समझो लेक्चर, ठीक है जी। तो ध्यान से सुनना जरा, ये मैंने बता दिया, ईच ऑर्बिट इज एसोसिएटेड विद डेफिनेट एनर्जी। हर एक ऑर्बिट की अपनी एनर्जी है। और छोटी सी एग्जांपल भी ले लेता हूं। मान लो आप फर्स्ट क्लास में थे तो आपकी एक अलग ऑरा था, आपकी एक अलग एनर्जी थी। फिर आप दूसरी क्लास में जाते हो तो आपकी एक अलग एनर्जी होती है। हर एक क्लास की अपनी एक एनर्जी होती है, ठीक है जी। वैसे ही ऑर्बिट्स की क्या होती है, अपनी ही एक एनर्जी होती है। क्या बातें पल्ले पड़ रही है बेटा जी। अब सबसे इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट जो है वो है बेटा ये वाला, ये कि हम किन ऑर्बिट्स को सिलेक्ट करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है बेटा। ओनली दोज ऑर्बिट्स आर अलाउड इन विच एंगुलर मोमेंटम ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन इज इंटीग्रल मल्टीपल। क्या होना चाहिए हमारा, इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए h/2π का। इसका क्या मतलब है, अरे n इंटीजर, n किस में होगा, इंटीजर में होगा। जैसे 1 2 3, ये ऐसा नहीं हो सकता कभी भी, 0.5 नहीं हो सकता, 1.5 नहीं हो सकता। क्या बातें पल्ले पड़ी, ये कहना चाहते हैं हम इंटीग्रल मल्टीपल से। आई होप ये क्लियर हो गया होगा बेटा जी। ये सारी चीजें, एम्पियर क्या है, एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू nh/2π। बहुत भर भर के यूज होगा ये चीजें, ठीक है जी। आगे आइए जरा, अब जो पहला क्वेश्चन आपको आएगा, एक तो आपको छोटा क्वेश्चन आ सकता है, दैट इज पोस्टुलेट्स वाला, ठीक है जी। पोस्टुलेट्स बता दीजिए, उसके बाद ये क्वेश्चन आ जाएगा यहीं से आपका, ठीक है जी। व्हाट इज क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी एंड क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, क्या होती है, फटाफट से आप बता देंगे मेरे को। अभी मैंने बताया एंगुलर मोमेंटम क्या थी बेटा, वो हमेशा फिक्स रहेगी हर एक ऑर्बिट के लिए, क्योंकि वही अलाउड है जिनकी एंगुलर मोमेंटम इंटीग्रल मल्टीपल है, किसकी, h/2π की। इसका मतलब वो क्या रहेगी अपनी यहाँ पे, क्वांटाइज्ड रहेगी। एंड सिमिलरली, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो एनर्जी इलेक्ट्रॉन की रहेगी वो भी कांस्टेंट रहेगी ना पर्टिकुलर ऑर्बिट, जब तक वो एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में नहीं जा रहा। इसका मतलब वो भी कंजर्व है, कांस्टेंट है, तो उसको भी हम क्या बोलेंगे, वो क्या रहने वाली है, क्वांटाइज्ड रहने वाली है। क्या बातें पल्ले पड़ रही है, ठीक है जी। थोड़ा सा है, थोड़ा सा मेरे को लगता है आप लोगों ने पहले चीजें पढ़ रखी हैं, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां से खेला होगा शुरू
ठीक है, इसकी डेरिवेशंस जो ये इंपॉर्टेंट टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली हैं, इंपॉर्टेंट टर्म्स ड्राइव्ड फ्रॉम द बोहर्स एटॉमिक मॉडल। कि कौन कौन सी ऐसी टर्म्स हैं जिनकी अपन ने चर्चा करनी है, जो बोहर्स एटॉमिक मॉडल को यूज करके अपन ने ड्राइव करनी है। और बता दूं पहले ही, यहां से क्वेश्चन आएगा, डेरिवेशन से क्वेश्चन आएगा, और इसके ऊपर मैं अगला लेक्चर लेके आऊंगा, उसमें हम डेरिवेशंस करेंगे। आज हमें सिर्फ समझना है बस इसको, थोड़ी सी बेसिक इंट्रो लेनी है। तो सबसे पहला होता है बेटा जी रिलेशन, दैट इज रेडियस का। कि रेडियस क्या है, जहां पे ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है जिस ऑर्बिट के अंदर, उसका रेडियस क्या है। तो बड़ा ही बेसिक सा फॉर्मूला होता है बेटा जी, Rn = 0.529 × n² / z एंगस्ट्रॉम। क्या बातें पहले पढ़ी। अब यहां से एक चीज देखने वाली है कि n² के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके हैं, z के, दैट इज एटॉमिक नंबर। ठीक है जी। तो सिंपल सा अपन अगर इसके रिलेशन की बात करें तो R/Rb, ये मैंने दो डिफरेंट एटम्स ले ली, तो ये अपने पास रिलेशन आ जाएगा। अगर आपको रेशियो वाला क्वेश्चन आए, ये +1 +2 में आते थे, जनरली आपके जी वगैरह में आते रहते थे, अब आपको ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है जी, पर फिर भी मैंने लिख दिया यहाँ पे। ठीक है जी, आओ जरा, अब एक एग्जांपल है आपके पास, ध्यान से देखना जरा। फर्स्ट ऑर्बिट के लिए अगर मैं हाइड्रोजन एटम के लिए बात करूं, ठीक है, यहाँ पे हीलियम प्लस आयन के लिए बात करूं, तो यहाँ पे सिंपल हीलियम क्यों नहीं लिया, फटाफट से बताओ। क्योंकि उसके अंदर एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, और ये बोहर मॉडल सिर्फ वैलिड ही किनके लिए है बेटा जी, मोनो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज के लिए। ठीक है जी। तो यहाँ पे अपन ने रिलेशन निकाल लिया कि जो रेडियस हाइड्रोजन का है वो 2 टाइम्स है एज कंपेयर टू रेडियस ऑफ हीलियम पॉजिटिव आयन। बहुत ही अच्छी चीजें आपको दिख रही होंगी यहां से, ऐसे आपने रिलेशन फटाफट से कर लिया डिराइव। ठीक है जी, बातें बल्ले पड़ गई क्या। पर इसका जो असली यूज है ये सब जानते हैं बेटा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी अभी तक। ठीक है जी, असली खेला ये नहीं, असली खेला अब है जो मैं अब बताने वाला हूं। ये सारी तो मैथमेटिकल चीजें थी जो हमने देख ली, पर अब क्वेश्चन आता है कि जो रेडियस है वो जैसे जैसे ऑर्बिट का नंबर बढ़ रहा है, रेडियस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है सर, यही तो हो रहा है। और जैसे जैसे एटॉमिक नंबर, ठीक है जी, z का मतलब क्या होता है, जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है रेडियस कम हो रहा है। मैथमेटिकली देख लिया, अब केमिस्ट्री की टर्म में देखना है, वहीं तो मजा आने वाला है बेटा। बहुत आराम से सुनिएगा, बहुत आराम से। ये है आपका न्यूक्लियस, ठीक है जी, ध्यान से सुनना। ये बहुत आराम से, यहां पे अपन ने क्या रख दिया बेटा जी, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब ध्यान से सुनना जरा, मेरे को एक चीज बताओ, ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है, न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज है, क्या इसके ऊपर अगर मैं बात करूं अट्रैक्शन फोर्स लगेगी न्यूक्लियस की? अरे बिल्कुल लगेगी भैया। क्या लगेगी? अट्रैक्शन फोर्स लगेगी। और जितनी ज्यादा अट्रैक्शन होगी उतना साइज क्या होता रहेगा, छोटा होता रहेगा, उतना ये न्यूक्लियस के पास जाता रहेगा, ऑर्बिट का साइज उतना छोटा होता रहेगा। पर यहां पे एक क्वेश्चन आता है भैया कि सर अगर इसके ऊपर, ये क्वेश्चन आपको 3 मार्क्स में भी आ सकता है, अगर अट्रैक्शन लग रही है न्यूक्लियस की इलेक्ट्रॉन के ऊपर, तो ये इलेक्ट्रॉन ये न्यूक्लियस के अंदर क्यों नहीं गिर जाता, ये इस ऑर्बिट से निकल के गिर क्यों नहीं जाता? सोचने वाला क्वेश्चन है, सोचने वाला क्वेश्चन। बोलो हाँ या ना। अब आप लोग जानते हो अगर कोई चीज सर्कुलर मोशन में घूम रही हो तो बेटा क्या होगा, क्या होगा बोलो? एक फोर्स लगती है इसके जस्ट ऑपोजिट, जिसको अपन क्या बोलेंगे भैया, सेंट्रीपिटल फोर्स बोलेंगे, जो इसको क्या कर लेती है बेटा जी, बैलेंस कर लेती है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन गिरता नहीं है। ये था पहला क्वेश्चन। अब दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं अपन, जो इसके ऊपर अपन बेसिस से अपन केमिस्ट्री के टर्म में चीजों को देखने वाले हैं कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर अट्रैक्शन लगी, ठीक है जी, जितना पास होगा अट्रैक्शन ज्यादा, साइज छोटा होता रहेगा ऑर्बिट का, और जितना दूर जाएगा उतना क्या होता रहेगा बेटा, अट्रैक्शन कम हो जाएगी, और अट्रैक्शन कम हो जाएगी तो साइज बढ़ जाएगा। आई होप आपको ये पहली चीज का पता चल गया होगा। क्या बातें क्लियर है? अब दूसरी चीज कि रेडियस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू z, दैट इज एटॉमिक नंबर। तो आओ मैं एग्जांपल ले लेता हूं। एक मैंने हाइड्रोजन रख लिया, एक मैंने हीलियम पॉजिटिव रख लिया, और लेट्स से ऑर्बिट का नंबर मैंने पहला ही रखा भैया। ध्यान से सुनना यार, ध्यान से
कि फिर इसका साइज कैसे छोटा हो गया। आओ जरा मैथमेटिकली देख लिया, थोड़ा लॉजिकली, थोड़ा कंसेप्चुअली चीजों को देखते हैं बेटा, आराम से सुनिएगा, आराम से, ठीक है जी। तो अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूं, ठीक है, क्योंकि पहले ऑर्बिट की ही बात कर रहे हैं, n=1, ध्यान से सुनना, जहां पे इलेक्ट्रॉन घूम रहा है बेटा, बहुत आराम से, बहुत आराम से, ठीक है, इसके ऊपर जो अट्रैक्शन लग रही है, क्योंकि हाइड्रोजन का Z=1 होता है बेटा जी, इसका मतलब एक ही प्रोटॉन है जो इसके ऊपर क्या लगा रहा है, अट्रैक्शन लगा रहा है, हाँ या ना, अरे बोलो भाई, बोलो, पल्ले बड़ी बात, सिर्फ क्या है, एक प्रोटॉन। आओ जरा, अब अगर मैं हीलियम पॉजिटिव के अंदर बात करूं, ध्यान से सुनना जरा, ये रहा इसका न्यूक्लियस भैया, ठीक है, क्या रहा, न्यूक्लियस, उसके बाद मान लीजिए यहां पे इलेक्ट्रॉन घूम रहा था, ठीक है, और इसके लिए Z की वैल्यू क्या है, 2। अब इलेक्ट्रॉन तो एक रह गया, पर प्रोटॉन तो भैया उतने ही रहेंगे ना, एटॉमिक नंबर 2 था, तो प्रोटॉन कितने हैं इसके अंदर, 2। तो 2 प्रोटॉन अगर इसके ऊपर अट्रैक्शन लगाएंगे तो इसके कंपैरिजन में पक्का ही क्या लगेगी, तगड़ी वाली लगेगी, तगड़ी अट्रैक्शन लगेगी। तो अट्रैक्शन जितनी ज्यादा होगी तो उसकी वजह से इसका साइज क्या हो जाएगा बेटा जी, हीलियम पॉजिटिव का स्मॉल हो जाएगा। आई होप आपको ये चीज चमकी होगी कंसेप्चुअली, मैथमेटिकली पहले रिलेशन दिखा दिया हमने, उसके बाद ये कंसेप्चुअली चीजें आपको चमक रही होंगी। क्या इनकी डेरिवेशंस नहीं करनी सर, रेडियस ड्राइव नहीं करना, बिल्कुल करना है, करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे, पहले समझ लो चीजों को, थोड़ा सा ओवरव्यू ले लो, ठीक है। आओ जरा, एक क्वेश्चन है आपके लिए, एक आध करा दूंगा ऐसा, थोड़ा सा आप देख सकते हो, ठीक है। इफ द रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज x एंगस्ट्रॉम, क्या दे रखा है बेटा जी, रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम कितना दे दिया बेटा जी, x एंगस्ट्रॉम दे दिया, हाँ या। उसके बाद देन द रेडियस ऑफ सेकंड ऑर्बिट, रेडियस ऑफ सेकंड ऑर्बिट ऑफ लिथियम 2 पॉजिटिव आयन, ये आपसे पूछ लिया, अबे करना ही कुछ नहीं है भैया, क्या फॉर्मूला होता था बेटा जी, Rn = 0.529 n स्क्वायर बाय Z एंगस्ट्रॉम। मैंने क्या बोला था, हाँ या ना, देखो जरा इधर, Ra/Rb जो भी निकालना हो तो उसको ऊपर रख लेना, ठीक है जी। क्या बोला था मैंने, Na² अपॉन Nv² इनटू Zb डिवाइडेड बाय Za, ठीक है जी। आओ जरा, सिमिलरली रख लो आप, ठीक है, ऊपर किसको रखोगे, लिथियम 2 पॉजिटिव आयन के लिए निकालना है अपन ने रेडियस, बहुत बढ़िया, नीचे किसको रखोगे, रेडियस ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, फटाफट से बोलेंगे भाई क्या है ऑर्बिट, देन द रेडियस ऑफ द सेकंड ऑर्बिट, ठीक है जी। तो 2 लिख दीजिए बेटा, ये यहां पे 2 का स्क्वायर हो गया। उसके बाद Nv, अगर बात करें फर्स्ट ऑर्बिट था हाइड्रोजन एटम का, तो 1 का स्क्वायर इनटू Zb, कितना है बेटा जी, फटाफट से बोलेंगे, बोलो भाई कितना है एटॉमिक नंबर इसका, फटाफट से बोलो, हाइड्रोजन का 1, लिथियम 2 पॉजिटिव का कितना होता है भैया एटॉमिक नंबर 3, अरे बोलो तो सही, कर दोगे क्या, बोलो। तो लिथियम 2 पॉजिटिव आयन डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू 4/3, ठीक है। और रेडियस ऑफ हाइड्रोजन को मैं कितना लिख सकता हूं, फटाफट से बता दो, यहीं पे लिख देता हूं, बोलो भी, दैट इज x। तो यहां पे जो रेडियस ऑफ लिथियम 2 पॉजिटिव आयन है बेटा जी, वो कितना आ गया है, 4/3 x एंगस्ट्रॉम। ऐसे आप बिल्कुल आसानी से क्वेश्चंस को कर सकते हो, और ऐसे क्वेश्चन जनरली आपको पूछे नहीं जाएंगे, पर फिर भी मैंने एक आपको करा दिया है ताकि आपको थोड़ा सा पता हो जाएगा, ठीक है। आओ जरा, अब अगर अपन बात करें तो अगली टर्म जो आती है दैट इज दी वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, ठीक है जी। तो वेलोसिटी क्या होती है बेटा जी, उसका फॉर्मूला होगा 2.18 × 10⁻⁶ Z/n मीटर पर सेकंड। ये निकालेंगे अपन, डिराइव भी करेंगे, इसको टेंशन मत लेना, ठीक है। तो यहां से क्या पता चला, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है Z/n के। उसके बाद ये आप रिलेशन देख सकते हो, बड़ा आसान है। अब यहां पे 2 केसेस बनते हैं, बहुत आराम से। पहला केस बनेगा बेटा जी, जब अपन n को क्या रख देंगे, कांस्टेंट, मतलब ऑर्बिट को अपन ने कांस्टेंट रख दिया, तो जो वेलोसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी आपकी एटॉमिक नंबर की। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं हीलियम और हाइड्रोजन में कंपेयर करूं, क्योंकि ऑर्बिट का नंबर सेम है, तो एटॉमिक नंबर जितना ज्यादा उतनी ज्यादा क्या हो जाएगी उसकी वेलोसिटी। ये मैथमेटिकली देख रहे हैं अपन चीजों को, थोड़ी देर में, बस जस्ट 1 मिनट में अपन कंसेप्चुअली भी समझने की कोशिश करेंगे इन चीजों को, ठीक है। उसके बाद अगर मैं z कांस्टेंट कर दूं बेटा जी, तो bn क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/n, हाँ या ना। तो इसका मतलब क्या हो गया बेटा जी, जो फर्स्ट ऑर्बिट है, अगर मैं बात करूं सेम एटम के लिए, हाइड्रोजन हीलियम है, तो फर्स्ट ऑर्बिट वाले की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी एज कंपेयर टू थर्ड ऑर्बिट। कोई दिक्कत, अरे बोलो,
आओ जरा इस क्वेश्चन को देखो फटाफट से। बाय वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन क्लोजर ऑर्बिट ऑफ न्यूक्लियस टू न्यूक्लियस इज हाई, कि वेलोसिटी क्यों ज्यादा होती है उस ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन की जो न्यूक्लियस के पास सा होता है। मतलब जैसे कि मैंने यहां पे बताया था आपको कि z तो हमने क्या कर दिया, कांस्टेंट कर दिया। मान लीजिए यहां से मैं सेम एग्जांपल ले लेता हूं, ध्यान से सुनिएगा। मैंने हाइड्रोजन एटम ही लिया। क्या लिया बेटा जी? मैंने हाइड्रोजन। कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब दो केसेस लेने वाला हूं मैं, इन दोनों के लिए हाइड्रोजन एटम लिया तो बेटा z तो सेम ही हो गया। पहला केस ले रहा हूं मैं, यहां पे ये हाइड्रोजन एटम फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर होगा, और दूसरा केस जैसे कि मैंने पीछे भी दिखाया था आपको, थर्ड ऑर्बिट के अंदर है। तो आपने बोला सर जो फर्स्ट ऑर्बिट वाला है उसकी वेलोसिटी ज्यादा है, वो ज्यादा जल्दी से घूमता है। पर ऐसा क्यों? क्यों ऐसा? ध्यान से सुनना जरा, इसका लॉजिक समझने की कोशिश करते हैं, कंसेप्चुअल चीजों को। आओ जरा ध्यान से सुनो। अभी आपने मेरे को बताया था, अब ध्यान से सुनना बस। ये मान लीजिए फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, यहां पे इलेक्ट्रॉन पड़ा है। अब बच्चा जानता है, जैसे कि मैंने बताया, इसके ऊपर क्या लग रही है बेटा जी? अट्रैक्शन फोर्स। पक्का? हाँ या ना? लग रही है कि नहीं लग रही? ये भी हाइड्रोजन एटम के लिए है, ठीक है। एक केस में और बनाता हूं, ध्यान से सुनना जरा। यह है दूसरा केस, फर्स्ट, सेकंड, थोड़ी सी ड्राइंग देख लेना भैया, थर्ड, ठीक है। यहां पे अगर मैं बात करूं, जो इलेक्ट्रॉन है आपका वो कहां पे है बेटा जी? थर्ड ऑर्बिट के अंदर। ध्यान से सुनना जरा, थर्ड ऑर्बिट के अंदर। तो अट्रैक्शन फोर्स तो पक्का इसके ऊपर भी लग रही होगी भैया, पक्का लग रही होगी। हाँ यहां लग रही है, बिल्कुल लग रही है। इसके ऊपर भी क्या लग रही है भैया? अट्रैक्शन फोर्स लग रही है। आप खुद मेरे को बताओ, अगर दोनों की अट्रैक्शन फोर्स लग रही है, n = 1 एंड n = 3, ऑर्बिट का फर्क है, एटम सेम है, तो अट्रैक्शन कहां पे ज्यादा होगी? यहां पे कि यहां पे? बच्चा बता सकता है कि सर इस केस के अंदर अट्रैक्शन ज्यादा रही होगी एज कंपेयर टू दी नेक्स्ट केस। पक्की बात? अब सिंपल सी बात है, अगर अट्रैक्शन ज्यादा है तो उसको बैलेंस करने के लिए फोर्स लगा करती थी, भले जितनी मर्जी अट्रैक्शन हो, एक फोर्स तो पक्का लगती थी, क्योंकि जब ऐसे घूमोगे तो एक फोर्स जनरेट होती है, जिसको सर हमने सेंट्रीपिटल फोर्स बोला। अरे बोलो भाई, सेंट्रीपिटल फोर्स बोला। तो सिमिलरली दूसरे केस में भी लग रही होगी सेंट्रीपिटल फोर्स, तो पक्की बात है, पक्का लग रही होगी सेंट्रीपिटल फोर्स, क्योंकि बैलेंस आउट भी तो करना है, अदरवाइज तो इलेक्ट्रॉन गिर जाएगा फिर ऑर्बिट से निकल के बाहर। बातें पहले पड़ी। अब जहां पे अट्रैक्शन ज्यादा लग रही है तो उसके लिए सेंट्रीपिटल फोर्स भी क्या चाहिए होगी? ज्यादा। और सेंट्रीपिटल फोर्स कैसे ज्यादा होगी बेटा जी? जितना जल्दी घूमेगा। तो इसका मतलब, ध्यान से सुनना, अट्रैक्शन ज्यादा थी, सेंट्रीपिटल फोर्स बढ़ानी पड़ेगी। सेंट्रीपिटल फोर्स बढ़ाने के लिए वेलोसिटी क्या होगी बेटा जी? हाई हो जाएगी। वेलोसिटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। क्या बात पल्ले पड़ी? इसका मतलब इलेक्ट्रॉन जितना न्यूक्लियस के पास वाले ऑर्बिट में रहेगा उसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी। हाँ यार। उसके बाद अपने पास रिलेशन आएगा बेटा जी टाइम पीरियड का। आप खुद ही बताओ बेटा, टाइम कितना जल्दी, मतलब कितना कम टाइम लगेगा एक सर्कल कंप्लीट करने में? सिंपल सी बात है, डिस्टेंस जितना कम हो वेलोसिटी जितनी ज्यादा हो। और ये वेलोसिटी आप पिछले फैक्टर से देख के आए हो, तो ये सारी चीजें आप समझ जाओगे बड़ी इजीली। उसके बाद अगर अपन बात करें फ्रीक्वेंसी की, तो उसका रिलेशन क्या आएगा? जस्ट इसका ऑपोजिट कर दो बेटा जी, z² n³ हो जाएगा। ये सारी डेरिवेशंस अपन करने वाले हैं, ठीक है। बस एक कंसेप्ट में और पढ़ा दूंगा आपको, दैट इज टोटल एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट। ये कितनी होती है भैया जी? -13.6 × z² n²। z क्या है? एटॉमिक नंबर। n क्या है? बोलो, ऑर्बिट का नंबर। बहुत बढ़िया। अब कंसेप्चुअली चीजों को समझ लो। देखो, सारी डेरिवेशंस करनी है, ये बेसिक चीजें मैंने बता दी, ओवरव्यू दे दिया क्या क्या करना है, पर थोड़ी सी लॉजिक को समझो। जैसे मैंने वेलोसिटी वाली चीज समझाई आपको कि भैया कंसेप्चुअली समझो, यहां पे भी इस एनर्जी वाले फंडे को कंसेप्चुअली समझो। एक चीज मैं आपके दिमाग में डालने वाला हूं, ये क्वेश्चन, इसको सोचने पे मजबूर होना पड़ेगा आपको। अब ध्यान से सुनना, अगर मैं nth ऑर्बिट मान लूं कि वो इनफिनाइट है, इनफिनाइट वाला ऑर्बिट मैंने ले लिया, जहां पे nth ऑर्बिट अपन ने क्या ले लिया? इनफिनाइट वाला।
तो सिंपल सी बात है, अगर आप इस रिलेशन में पुट करोगे, क्योंकि इन्फिनिटी का स्क्वायर डिवाइड में आ जाएगा, तो एनर्जी क्या हो गई यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की, जीरो हो गई। हाँ या ना, बोलो भाई, बोलना पड़ेगा। और अगर मैं बात करूं कि ये जो इलेक्ट्रॉन है यहां से जंप करके फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर आया है, मानते हो आ सकता है बेटा? बिल्कुल आ सकता है। तो यहां पे फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर फिर उसी सेम इलेक्ट्रॉन की, अरे सेम एटम के अंदर, समझ रहे हो, हाइड्रोजन ले लिया मान लो मैंने, ठीक है, तो उसके लिए एनर्जी क्या आ जाएगी, -13.6 इंटू जेड स्क्वायर। यहां पे इनफाइनाइट पे था तो जीरो एनर्जी। जब फर्स्ट ऑर्बिट में आया तो इतनी एनर्जी उसने रिलीज की, माइनस का मतलब होता है एनर्जी रिलीज करना। अब क्वेश्चन मेरा आपसे ये है, अगर इनफाइनाइट पे जब वो था इलेक्ट्रॉन, उसके पास कोई एनर्जी नहीं थी, पर जब फर्स्ट में आया तो आया कैसे, इतना एनर्जी का खर्चा करके आया, इतनी एनर्जी रिलीज करके आया। क्या बात पल्ले पड़ी? तो ये कैसे हो गया भैया? अरे उसके पास तो एनर्जी नहीं थी। रुको रुको रुको, एग्जांपल देता हूं। मान लो मैं हूं, ठीक है, मैं यहां पे खड़ा था, मेरे पास कोई पैसा नहीं था, ठीक है जी, और जब मैं यहां से यहां आया तो मैं इतने पैसे दान करके आया, इतने पैसे खर्च के आया। पर बात तो यही है ना कि जब मेरे पास पैसा ही नहीं था तो मैंने खर्च कैसे किया? सोचो जरा, सोचो सोचो। जब इसके पास कोई एनर्जी नहीं थी तो खर्चा कहां से किया, एनर्जी रिलीज कहां से की? फटाफट से कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, क्या लग रहा है? फटाफट से कमेंट सेक्शन में करो कमेंट, मैं देखूंगा क्या सोचा आपने, क्या बातें पल्ले पड़ी। आओ जरा समझाता हूं। मैं हूं, मेरे पास कोई पैसा नहीं है, ठीक है जी, पर फिर भी मैं खर्चा करना चाहता हूं। ध्यान से सुनना, तो कैसे करूंगा? जा तो मैं अपना ये चश्मा बेच दूंगा, किसी ना किसी चीज को मेरे को पैसे में कन्वर्ट करना पड़ेगा, हाँ या ना? जा तो मैं ये चश्मा बेचूंगा, या मैं घड़ी बेच सकता हूं, ठीक है जी। ऐसा चश्मा या पैसा इस इलेक्ट्रॉन के पास तो होता नहीं है, तो ये क्या करेगा, किस चीज को इसे एनर्जी में कन्वर्ट किया? बेटा जी इसके पास एक चीज तो होती है ना, इलेक्ट्रॉन के पास क्या होता है बेटा जी, मास। क्या होता है? मास। तो इसने मास को कन्वर्ट किया एनर्जी के अंदर। ओ माय गॉड, मास को कन्वर्ट कर दिया एनर्जी के अंदर, वहां से ये खर्चा आया, हाँ या ना? इसी चीज को यूज करके एक बाबा जो थे आइंस्टाइन, उन्होंने एक इक्वेशन भी दी थी, कि रिलेशन भी दिया था, इज इक्वल टू mc स्क्वायर, मास एंड एनर्जी का रिलेशन, हाँ या ना? बातें पल्ले पड़ी क्या? ये पांचों टर्म्स पता चली कौन कौन सी अपन पढ़ने वाले हैं, जिनके ऊपर डेरिवेशन करने वाले हैं। ये बेसिक बेसिक चीजें क्लियर हुई। ये फर्स्ट लेक्चर था, बाकी कोई भी सजेशंस होंगी आपकी कमेंट सेक्शन में बताना। असली मजा जो आना शुरू होगा आप लोगों को, वो आना होगा शुरू श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से, वहां से चीजें नहीं होंगी, ये आपने पहले भी पढ़ रखी होंगी, इसीलिए आपको देखी देखी थोड़ी लग रही होगी, ठीक है जी। इसी तरह अपने नेक्स्ट लेक्चर के लिए फटाफट से अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि पूरी सीरीज ही आने वाली है, आप लोगों को पता ही है, फटाफट से कर लीजिएगा सब्सक्राइब। इसी तरह पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में।